हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, अभी तक हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। क्लियर? चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाई यू ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the charges from infinity in order to form the system. It means कि सबसे पहले इस डेफिनेशन से आप एक बात समझो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। इट मीन्स कि सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। नोट करिए, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड for single charge। फिर किसके लिए डिफाइन है? इट डिफाइन फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इट डिफाइन फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इट मीन्स कि एटलीस्ट 2 चार्जेस तो आपके होने चाहिए, तब आप वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो किसी सिस्टम की। क्लियर हो रहा है? अब क्यों नहीं डिफाइन है या कैसे हम फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगी? बच्चों समझो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि मान लो हमने आपसे बोला कि यहाँ पे कोई 2 चार्ज है Q1 Q2 और दोनों प्लेस्ड है R डिस्टेंस पर। क्लियर? अब आपसे पूछा कि R डिस्टेंस पे यहाँ पे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी। तो पर्टिकुलर सिंगल चार्ज के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट इस सिस्टम के लिए है। तो इस सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, जब हम चेंज फाइंड करेंगे तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे एक पर्टिकुलर चार्ज की जो एनर्जी होगी वो इन्फिनिटी पर एजम्पशन कर लेंगे। इट मींस कि एजम्पशन हो जाएगा कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? देखिए बुक में फॉर्मूला दिया होता है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। अब इस फॉर्मूले से तो ओवरऑल लग रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी है, बट यहां पर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे। कैसे? चलिए देख लेते हैं। रफ कर ले इसको, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 कंडीशन देखते हैं। पहले इनिशियल देखते हैं और फिर फाइनल देखते हैं। बच्चों मान लो कोई 2 चार्ज है Q1 Q2, दोनों R डिस्टेंस पे है। हमने आपसे बोला कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी बताइए। आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। आप कहोगे ये कैसे? देखो, पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए भी 0 है, और दूसरा अगर मान लो कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम आप देखो कि ये चार्जेस Q1 Q2 दोनों R2 डिस्टेंस पे आ गए, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जाए तो यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। बट इनिशियल से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं दोनों चार्जेस के थ्रू वर्क डन हुआ। भाई इस सिस्टम से यहां तक गया तो फोर्स लगी होगी। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन हुआ होगा, तो रिपल हुए तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट मींस वर्क डन हुआ यहाँ पे। क्लियर? अब अगर ये वर्क डन हुआ तो बच्चों यहां पर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, डेल्टा यू।
ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। वर्क डन हुआ तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जरूर मिलेगी आपको। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए समझते हैं। किसी पर्टिकुलर हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो आपके पास दो चार्ज है, क्लियर, Q1 Q2 R डिस्टेंस पे। अब आपसे बोला कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो ओवरऑल आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो चेंज के लिए एक टर्म मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ करना है जिससे एक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे हो और जिससे वहाँ का एजम्पशन के थ्रू हम जीरो मान लें, तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट का मिल जाएगा। कैसे करेंगे, हम मानेंगे कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है Q1 और Q2 दोनों प्लेस्ड है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बोला गया था कि सिस्टम आपको फॉर्म करना है, तो पहले आप क्या करो, इस Q1 चार्ज को उठा करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ले आओ। क्लियर है। अब यहां पे लेके आए तो आपने कोई वर्क डन किया। बच्चों देखो, वर्क डन वहां पे होगा जहां पे किसी के अगेंस्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तब डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। बट यहां पर आप इन्फिनिटी से लेके आए तो यहां पर तो कुछ नहीं था, इट मीन्स कि इस पर कोई अगेंस्ट फोर्स लग नहीं रही थी, तो वो अपने आप अकॉर्डिंग आ सकता है, यहाँ पे इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर नो वर्क डन, नो वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग एट पॉइंट ए। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, जब आप इस सेकेंड चार्ज को लेके आओगे इस पॉइंट बी पर, तो इस चार्ज के थ्रू यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। इट मीन्स कि अगर ये चार्ज Q है तो इस पर इधर क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होती है बच्चों, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें वर्क डन करना है, तो मैंने वर्क डन करना आपको सिखा रखा है। इसमें आप क्या करोगे, इधर एक F एक्सटर्नल लगाओगे। क्लियर। F एक्सटर्नल कितनी लगाओगे, जो इक्वल होगी F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। मतलब आप यहां पे देख सकते हो कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट मीन्स माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करोगे बच्चों, फोर्स तो हो गया, ठीक। अब वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्व फोर्स होती थी, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल लो। बच्चों वर्क नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, ये आपकी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, ये देख लेते हैं। या आप ये बोल दो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। क्लियर। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहां पे आप चेक करो कि ये जो फोर्स है ये आर पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इट मीन्स कि जब यहां से यहां तक लेके आएंगे तो फोर्स हमारी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। अब अगर फोर्स वेरिएबल है बच्चों तो क्या लगाएंगे, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन F डॉट ds। अगर डिस्प्लेसमेंट आर है तो डी आर लिख। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जरा चेक करो, क्या लिखोगे, माइनस माइनस बाहर कर लो, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा लो ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डी आर। अब बच्चों आप इसको ओवरऑल इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, क्लियर, तो आपका क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, अब कहां से कहां करोगे, इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, डिस्टेंस आर पे क्या होगा बच्चों, माइनस K Q1 Q2 बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन होगा 1/r² का बच्चों, तो आएगा -1/r। क्लियर है। अब कहां से कहां, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे। इसको सॉल्व करोगे बच्चों क्या आएगा, वर्क डन बाई व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर, नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, k q1 q2 अपॉन r। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हो रहा है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखना है। क्लियर, इसको रफ कर दें। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बोल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स कि यू एफ, या ये बोलो यू एफ माइनस यू इन्फिनिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पर और एक इन्फिनिटी पर इज इक्वल टू, अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के थ्रू आप चेक करोगे। वर्क डन आपने दो कंडीशन में किया, जिसमें एक पहला Q1 लेके आए, दूसरा Q2, बट Q1 वाली कंडीशन में वर्क डन आपका 0 था। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q1 प्लस वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q2। क्लियर, दोनों को आप ऐड करोगे तो बच्चों यहाँ पे चेक करो, u इन्फिनिटी तो 0 है, ये एजम्पशन है आपका। क्लियर, तो यहाँ पे बचा uf इज इक्वल टू Q1 को लाते समय भी क्या हुआ, नो वर्क डन, तो ये भी 0, तो ये 0 हो गया। बचा क्या, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q2 चार्ज, ये आपने निकाल रखा है इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे, यही तो है। तो इसको आप उठा के पुट कर दो, क्या आएगा, k Q1 Q2 अपॉन r। क्लियर। अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे आपने माइनस साइन के साथ कर लिया है, एफ एक्सटर्नल निकाले हो ना आप, इसीलिए तो माइनस k Q1 Q2 अपॉन r² रखा है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये आ गया आपका k Q1 Q2 अपॉन r, दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अगर आपको बताना है तो आपको एक पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इन्फिनिटी पे मान के 0 एजम्पशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कैसे निकाला, फर्स्ट चार्ज को लेके आए, नो वर्क डन, दूसरे चार्ज को लेके आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लगा, एफ एक्सटर्नल इधर, वर्क डन निकालने का तरीका सिखा चुके हैं, एफ एक्सटर्नल के थ्रू आपने निकाला, तो माइनस k Q1 Q2 आपने पुट किया, उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद k Q1 Q2 अपॉन r आया। अब यहाँ से आप क्या करोगे बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे। अब जो वर्क डन हुआ वो दो चार्ज के लिए हुआ, एक Q1 के लिए और एक Q2 के लिए। Q1 के लिए लिखोगे और Q2 के लिए, Q1 वाला वर्क डन 0 हो जाएगा, तो Q2 के लिए बच्चों क्या आया, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू पुट करो, ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, इससे आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात होगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस्ड है, -q +q, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l, ये भी l, इट मीन्स ओवरऑल 2l। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बच्चों, यूनिफॉर्म है। क्लियर, डाइपोल है, यहाँ से इसका मोमेंटम बच्चों कैसे निकलेगा, q × 2l। क्लियर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस चार्ज q पर एक फोर्स लगेगी, इधर पॉजिटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, कौन सी फोर्स रहेगी, QE। इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इधर कौन सी, -QE, ये बोल सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्लियर। अब बच्चों क्या होगा कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, इट मीन्स कि यहाँ पर एफ नेट क्या होगा, 0। इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स क्या है, 0 है। अब अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ पे वर्क डन ट्रांसलेशनल मोशन में
आप चेक करोगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। जीरो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ नेट 0 है। बट रोटेशनल बच्चों चेक करोगे तो ये जो डाइपोल है ये अपने पोजीशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन पे ये रोटेट करेगा, टॉर्क क्रिएट होगा। बच्चों टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इट मीन्स कपल, ये भी बोल सकते हो आप, क्लियर, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब बच्चों समझो कि टाउ का फॉर्मूला क्या है। टाउ का फॉर्मूला है आपका P क्रॉस E, इट मीन्स टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, P क्रॉस E। अब टाउ वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन बच्चों इसकी एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बताना, क्लियर। ये हो गया आपका। अब क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PE साइन थीटा। यहां से आपको ये समझ में आएगा बच्चों कि ये जो टॉर्क है ये कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डाइपोल मोमेंट यही है, क्लियर। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एंगल पर। अब अगर ये डिपेंड कर रहा है एंगल पर, इट मीन्स ये जो टाउ है आपका ये बच्चों वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल है। वर्क डन का रोटेशनल में फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो एंगल की फॉर्म में ही ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। बच्चों ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या करोगे, मान लो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की उससे θ1 एंगल बनाया था या थीटा बनाया था, सेकेंड एंगल आपने ले लिया θ1 यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पहले यहाँ से थीटा एंगल पे था, फिर ये θ2 एंगल पे आ गया, डिस्प्लेस हो गया। कैसे डिस्प्लेस हुआ? क्लॉकवाइज हुआ। कैसा हुआ? क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया आपने। तो यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो टाउ, क्या ये रहने दो। मान लो बच्चों इसको आपने θ1 से θ2 डिस्प्लेस किया, तो θ1 से θ2 आपका क्या हुआ, रोटेशन हुआ, क्लियर। अब ये जो रोटेशन हुआ इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्क डन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क कैसा है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, ये बोल सकते हो आप। या फिर आप इसको लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू टाउ। अब टाउ का यहाँ पे बच्चों पी साइन थीटा लिख सकते हो, पी साइन थीटा डी थीटा। अच्छा यहाँ पे चेक करो कि ये कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो। डिस्प्लेस हुआ θ1 से θ2, तो यहाँ पे लिख लेना θ1 से θ2, क्लियर। अब यहाँ से देखो वर्क डन इज इक्वल टू पी बार आ गया, ई बार आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, क्लियर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई, आप कॉस थीटा लिख रहे हैं ना, सो कॉस थीटा θ1 से θ2, क्लियर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई बच्चों कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, दिख रहा है। चलिए इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं,
यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस इज योर वर्क डन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे देखो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब बच्चों देखो ये वर्क डन जो है ये बाई एक्सटर्नल एजेंट है, ओके। अब यहां से आप देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट मींस पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है नहीं, यहाँ पे फाइनल आप इसको ले लो थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यही है, लिख दो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों हमें किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन का बताना है, इट मीन्स या फिर थीटा 2 पे या फिर थीटा 1 पे। तो बच्चों फिजिक्स में एक एजम्पशन है, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। बच्चों देखो यहां पे एजम्पशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, और ये तो हमको पता था यहां पे जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज ऑल्सो जीरो। मतलब रोटेशनल पे एट 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 1 को हमें 90 डिग्री लेना है। बोला गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एक पर्टिकुलर पोजीशन का, तो उसमें इनिशियल एंगल को आप क्या करोगे 90 डिग्री मान लो। यहां से क्या होगा, इस कॉस थीटा 1 की वैल्यू कॉस 90 हो जाएगी, चेक करो, यू थीटा 2 माइनस यू इन 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और u एट इन्फिनिटी 90 डिग्री ये भी आप जीरो मान रखे हो, एजम्पशन है। क्या होगा यहाँ से u एट थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2। अब इससे देखो, इससे क्या हुआ कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई डाइपोल प्लेस्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर, अब ये डिस्प्लेस हुआ यहाँ से और ये आ गया 60 डिग्री पर। तो बच्चों इस 60 डिग्री पर आने पर इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी एट 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 60 डिग्री। यहाँ से वैल्यू पुट करो, डाइपोल की वैल्यू, मोमेंट ऑफ डाइपोल की वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आया? फिर से समझा दें, यहाँ से समझो, एजम्पशन ये है कि u इन्फिनिटी पर जीरो होगा, उसी तरह रोटेशनल पे इन्फिनिटी तो होगा नहीं, या तो फिर इस पूरे सिस्टम को ले जाके इन्फिनिटी पे ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री पर एजम्पशन कर दिया गया जीरो मानने के लिए। क्यों? क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर एरिया को उसके पोजीशन की नहीं बता सकते, एंगल की डिस्प्लेस किया जहाँ पे, तो आपको चेंज बताना पड़ेगा। तो पहले इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल के टर्म पे हमने जीरो ले लिया, हमने बोला इनिशियल हमेशा कहाँ से स्टार्ट करो 90 डिग्री से। तो अगर इनिशियल 90 से स्टार्ट करते हो तो जितना डिस्प्लेस हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल थीटा 90 लेना है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। एफ नेट ओवरऑल सिस्टम का जीरो होता है, इस वजह से ये रोटेट कर रही है। क्लियर है? ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्यों है? यहाँ पे आप चेक करो, अगर उसके अकॉर्डिंग भी निकालते तो यहाँ पे पी क्रॉस ई मोमेंट और डाइपोल दोनों के बीच में जो एंगल है भाई, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्लेस इसको इधर किया, ये होना किधर चाह रहा था, क्लॉकवाइज,
डिस्प्लेसमेंट किधर कराया, एंटी क्लॉकवाइज, डिस्प्लेसमेंट इधर आपने कराया थीटा एंटी क्लॉकवाइज, और ये किधर हुआ क्लॉकवाइज होना चाह रहा था फोर्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस पी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें 3 केस है। तो पहला केस तो ये आप समझ ही गए हो, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, उसको आप समझ लो। क्या इंपॉर्टेंट केस है? पूछ लेता है कि मान लो हमारी पहली केस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर एक डाइपोल प्लेस है बच्चों आर डिस्टेंस, यहाँ पे आप एल ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले लो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट ऑफ फोर्स के, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर ये थीटा 0 है तो इस पर फोर्स लगेगी इधर क्यू ई, इधर बच्चों फोर्स लगेगी माइनस क्यू ई, ओवरऑल ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं। सो एफ नेट क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे एफ नेट 0 है, क्या यहाँ पे टॉर्क होगा बच्चों? यहाँ पे टॉर्क भी कितना होगा, टॉर्क नेट 0 होगा, टाउ नेट 0 होगा। क्यों? बिकॉज साइन थीटा या साइन 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 0 होती है। टाउ क्या होता है पी ई साइन थीटा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम है, तो 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया। अब बच्चों ये जो कंडीशन है ना, इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इट मीन्स कि वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहना चाहेगा, मूव नहीं करना चाहेगा। बट एक स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए बोला गया बिकॉज इसको आप हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। मतलब जिस पोजीशन पे है, ये इसका फाइनल था, जब हमने रोटेट कराया ये वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा इनिशियल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आप ऐसे भी समझ सकते हो एनर्जी के फॉर्म में कि एनर्जी एट इनिशियल क्या होगी बच्चों। अब सोचो यहाँ पे साइन 0 है, अब एंगल कितना है 0, फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी कॉस थीटा, सो माइनस पी कॉस 0, एंगल तो 0 है तो 0 की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर? इट मीन्स माइनस पी। बच्चों ये जो माइनस पी है ये इसकी लीस्ट वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम एनर्जी में है ये डाइपोल, और कोई भी बॉडी होगी या कोई भी पर्टिकुलर चार्ज है या डाइपोल है वो अपने लोएस्ट एनर्जी में ही रहना चाहता है, तभी वो स्टेबल है। इसलिए यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम रखा गया। क्लियर? अब इसी का सेकंड केस भी है, ये पहले नोट कर लो। फर्स्ट केस जहाँ पे एंगल क्या है 0 है। सेकंड केस देखो बच्चों, सेकंड केस बच्चों इसका ये है कि मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अब की बार जो डाइपोल है वो प्लस क्यू माइनस क्यू, इट मीन्स ऑपोजिट रखा गया है। क्लियर? तो अब की बार यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव को इधर फोर्स लग रही होगी प्लस क्यू ई, नेगेटिव को इधर फोर्स लग रही होगी माइनस क्यू ई। क्लियर? ओवरऑल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। पहली बात तो थीटा कितना बच्चों 180 डिग्री, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो एफ नेट क्या है 0 है। क्या टॉर्क होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा, टॉर्क नेट 0 होगा। क्यों? पी साइन थीटा। अब साइन अब की बार 180, साइन 180 की वैल्यू बच्चों 0, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अगेन टॉर्क क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर? इट मीन्स कि अगर टॉर्क 0 है और एफ नेट 0 है तो दोनों की कंडीशन बच्चों क्या बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब अगर ये इक्विलिब्रियम है तो कैसा है, स्टेबल है।
नहीं, अब की बार स्टेबल नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया थीटा एंगल पर इधर। जैसे ही बच्चों आप डिस्प्लेस करोगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ देगा। जैसे ही छोड़ेगा तो इस पर ये जो फोर्स लगेगी वो इधर माइनस क्यू ही, और इधर जो फोर्स लगेगी इस पर वो प्लस क्यू ही। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है वो बात अलग है, बट यहाँ पे क्या एंगल पे डिस्प्लेस किया तो ये तुरंत रोटेट हो जाएगा, और ये इस बार रोटेट होकर के इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये इस पे आ जाएगा, बिकॉज इस पॉइंट पे आने पर दोनों की इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएगी, तो वहाँ पे टाउ नेट 0 होगा। तो अब की बार ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा, इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है बट अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो अगर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, ये वापस थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका चेक करते हैं पोटेंशियल इनिशियली। तो बच्चों क्या होगा? माइनस पी ई कॉस 180। बच्चों कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी यू इनिशियली। इट मीन्स कि यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, मतलब ये अपने मैक्सिमम एनर्जी में, इसीलिए ये अनस्टेबल है। इसको कहां पे आना है? अपनी लोएस्ट एनर्जी में आना है, इसलिए स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे ये वापस अपनी ओरिजिनल, अपनी ऐसी पोजीशन पे जाता है जहां पर जाके वो स्टेबल हो जाए, मतलब अपनी लोएस्ट एनर्जी पे आ जाए। क्लियर हो रहा है? तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बुक से भी रीड करिएगा और इससे आने वाले क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है।